Hello students, I'm back with my new topic, that is respiration. So welcome back to my channel, your study guide, and my today topic, as you already know, respiration. This is a topic of science related to class 7. Let's start my topic. So what is respiration? It is my first question is that what is respiration? अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सांस लेना। और ये हमारी क्या है? एक एक्टिविटीज है। और हमने अभी पिछले चैप्टर्स में ही डाइजेशंस किया है। तो डाइजेशंस में हमने क्या किया था कि हमें अपनी हर एक्टिविटीज को करने के लिए और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करने के लिए किसकी नीड होती है? फूड की नीड होती है। तो सिंपल सी बात है, अब रेस्पिरेशन के लिए भी हमें किसकी नीड पड़ेगी? फूड की नीड पड़ेगी। तो ये हमारा जो फूड है वो हमारी सभी एक्टिविटीज में रोल प्ले करता है, इसीलिए हमें फूड की बहुत ज्यादा नीड है। तो हमारा रेस्पिरेशन है टॉपिक टुडे का। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? इट इज अ प्रोसेस in which oxygen is used from food is called respiration. और फूड हम यहाँ पर किसकी फॉर्म में यूज कर रहे हैं? एज अ एनर्जी, क्योंकि डाइजेशन में ऑलरेडी फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहाँ पर हम फूड को किस चीज के लिए यूज करेंगे? एनर्जी के लिए। तो हमारा ये क्या था? रेस्पिरेशन। अब हमारा आता है कि रेस्पिरेशन जो होता है वो हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली रेस्पिरेशन होता है। लेकिन अब आप 7th स्टैंडर्ड में आए तो उसके हिसाब से आपको प्रॉपर डेफिनेशंस पता होना चाहिए। जो आप ये डेफिनेशंस भी लिखोगे तो इट्स नॉट रॉन्ग। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमारी कितने टाइप का होता है? बेसिकली 2 टाइप का, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। अब जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से हो, मतलब जिसमें हमारी प्रॉपर कोई सेल वगैरह कोई रोल प्ले ना करें या बहुत कम अमाउंट में रोल प्ले करें। और इंटरनल होता है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, जो हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि किस तरह से हो रहा है और किस तरह से नहीं हो रहा। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन डिटेल में पढ़ते हैं। और अनदर साइड है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। ये एक डिफरेंस की तरह भी आपको आ सकता है एग्जाम में, तो आप इस तरीके से इसको माइंड में रखिए तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। इसका अनदर नेम जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का, उसको ब्रीदिंग भी बोलते हैं। अब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो हम लोग उसको फील कर सकते हैं ब्रीदिंग को, कि हम सांस ले रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। इनहेल का मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, एक्सहेल का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव करना। तो जब हम एक्सहेल और इनहेल करते हैं तो उसको ब्रीदिंग बोलते हैं। और ब्रीदिंग का ही अनदर नेम हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। और अनदर है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन, जो हमें पता नहीं चलता, हमें फील नहीं होता बॉडी में, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। आप इसको समझते हैं क्या है ये? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आप लोगों को पता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन को हम क्या लेते हैं? बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, इनटू द बॉडी, क्योंकि ब्रीदिंग में हम लोग ये चीज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं?
आउट फ्रॉम बॉडी, बॉडी से आउट करते हैं, आउट फ्रॉम बॉडी या आउटसाइड फ्रॉम बॉडी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इसमें हमारी ऑर्गन्स की नीड पड़ती है। तो मैं आपको साथ साथ इसके पॉइंट्स भी बताती जा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का, इसका अनदर नेम ब्रीदिंग है। इसमें हमें ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेके जानी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव करनी होती है, मतलब इसमें एक्सचेंज होता है गैसेस का, और इसमें हमारी ऑर्गन्स हेल्प करती हैं, ऑर्गन्स हेल्प करती हैं। अनदर साइड जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन है, जिससे इसका नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन, तो ये क्या होगा, सेल के अंदर होगा, इन द सेल, और कोई भी ऑर्गन नहीं है। अब यहाँ पर सेल्स है हमारे, सेल्स जो बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की, तो यहाँ पे नो ऑर्गन इन्वॉल्व। यहाँ पे तो हमारी ऑर्गन हेल्प करेगी, बट यहाँ पर कोई ऑर्गन हमारी हेल्प नहीं करेंगी। और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग फूड लेते हैं, फूड यूज करते हैं, तो फूड का जो होगा ना ब्रेक डाउन होगा, फूड ब्रेक होगा यहाँ पर, और वो क्या देगा, एनर्जी देगा, और इससे हमारे सेल जो होंगे वो रेस्पायर करेंगे, सांस लेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर एक चीज अभी हो रहा है कि मतलब इसमें हमें प्रॉपर एक इक्वेशंस के थ्रू भी आपको समझाना है कि कैसे ये जो मैंने आपको बोला कि फूड ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद फूड से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और हमारे सेल रेस्पायर होंगे। मतलब इसमें हमारे फूड का बहुत ज्यादा रोल प्ले है सेलुलर रेस्पिरेशन में, जबकि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हमें सिर्फ एयर की नीड पड़ेगी, जहाँ पे ऑक्सीजन रिच एयर हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज होगा, और यहाँ पे हमें फूड की बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशंस है वो क्या है, हम फूड किसकी फॉर्म में लेते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ग्लूकोज की फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस। अब हमारे सेल के अंदर ऑलरेडी क्या होता है, जब एक्सचेंजेस नहीं हो रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दैट इज अ CO2। अब 6 आप बैलेंसिंग के लिए लिख लीजिए। तो जब इनका प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, 6O2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो ये जो चीज हमें मिल रही है, मतलब फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होके हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, और वाटर मिल रहा है, और प्लस एनर्जी मिल रही है। तो ये हमारा क्या है बेसिकली। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में हम लोग एक इक्वेशंस के थ्रू भी करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस 6O2। क्यों है O2, क्योंकि सेल ऑलरेडी रेस्पायर है, उसके पास ऑक्सीजन है। और आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर फूड का, ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो क्या होगा, हमारा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये एनर्जी जो है फिर सेल यूज करेगा अपने रेस्पिरेशन के लिए, और इस तरह के रेस्पिरेशंस को हम सेलुलर रेस्पिरेशंस बोलते हैं। तो ये हमारा दो तरह का रेस्पिरेशन था, इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। और साथ के साथ मैंने आपको इसके डिफरेंसेस भी बता दिए हैं, तो आप एटलीस्ट 5 डिफरेंसेस भी इनके लिख सकते हैं इसके बेसिस पे। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। जैसे हमने डाइजेशन पढ़ा था, ह्यूमंस के अंदर भी डाइजेशन होता है और प्लांट्स के अंदर भी होता है। तो ऐसे ही हम लोग अब जो रेस्पिरेशन है वो भी हमारा दोनों के बीच में पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन के बीच में। हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो दो तरह का होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर दोनों तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, अभी मैंने डिस्कस करते हुए भी बताया आपको। तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इन ह्यूमंस के अंदर हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। Firstly, I will explain with the help of a diagram. Next, then I will discuss with related to you.
सबसे पहले हमारा क्या होता है, हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमारे क्या यूज होते हैं, नोज यूज होते हैं। और नोज में जो हमारे 2 होल्स होते हैं यहाँ पर, इनको क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो नोस्ट्रिल्स के थ्रू हमारी जो एयर है वो अंदर पास होती है, और अंदर पास होने के बाद यहाँ चली जाती है नसल केविटी। इसको क्या बोलते हैं, नसल केविटीज। इस नसल केविटीज में हमारा क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ साथ साथ। सबसे पहले हमारा जो रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है वो नोस्ट्रिल है फर्स्ट नंबर पे। नोस्ट्रिल्स क्या है, हमारे ये 2 होल्स जो हमारे नोज के हैं, जिससे हमारी एयर अंदर जाती है, और यहाँ से जो एयर है वो नसल केविटीज के थ्रू, इस केविटीज के थ्रू कहाँ पर पहुंच जाएगी, हमारी यहाँ पर ट्रैकिया में, जिसको वाइंड पाइप भी बोलते हैं। नोस्ट्रिल्स के पास क्या होता है, नोस्ट्रिल्स के पास म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। अब ये क्या होती है म्यूकस ग्लैंड्स? म्यूकस ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करती है, ये एक ग्लैंड है, जैसे कि इसका नाम है ग्लैंड। ये एक ग्लैंड है जो स्टिकी सब्सटेंस सिक्रेट करती है, और जब हम एयर्स हमारी नॉस्ट्रल्स के थ्रू अंदर जाती है तो एयर्स में आपको पता है कितने सारे जर्म्स होते हैं, कितने सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो ये म्यूकस ग्लैंड्स का जो सिक्रेटरी मटेरियल है, दैट इज अ म्यूकस स्टिकी सब्सटेंस है, वो इस सारे डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। और साथ साथ हमारे नोस्ट्रल्स में क्या होते हैं, हेयर्स भी होते हैं। तो ये हेयर्स क्या करते हैं, और ये म्यूकस ग्लैंड दोनों मिलके जो डस्ट होती है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको ये रोक सकते हैं, उनको यहीं पर रोक लेते हैं, और जो हमारी क्लीन एयर है, फ्रेश एयर है, वो आगे की तरफ मूव कर जाती है। तो ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है म्यूकस ग्लैंड हमारी नोस्ट्रल्स में। तो यहाँ से फिर ये कहाँ पर पहुंच जाती है, नसल केविटीज में, मतलब म्यूकस ग्लैंड्स के थ्रू ये कहाँ पहुंच जाती है, नसल केविटी में। अब ये केविटीज जो है ना हमारी यहाँ ऊपर, ये ऊपर वाली साइड से अटैच है, तो इसलिए मैंने इस तरह से शो किया आपको। इसके थ्रू मतलब ये पूरी केविटीज से एयर पास होती होती यहाँ आ जाएगी, और यहाँ पर आपको पता हमारा ऑसियोफेगस भी होता है, मतलब यहाँ ये जो हमारी फूड की नली भी होती है यहाँ पर, ठीक है, फूड पाइप जिसको बोलते हैं। फूड पाइप और वाइंड पाइप दोनों अटैच होती हैं, या हमने डाइजेशन में भी पढ़ा था। और इनके पास क्या होता है, इनके पास 2 चीज होती है, एक होता है ग्लोटिस और एक होता है एपिग्लोटिस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको जाकर देखो, तब आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, और यहाँ पर तो होंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी फूड पाइप भी होती है और वाइन पाइप भी होती है, ओसियोफेगस दोनों का काम करती है। तो जो ग्लोटिस होता है ना, वो क्या करता है, ग्लोटिस होता है यहाँ पर एक पोर्शन होता है जिसको ग्लोटिस बोलते हैं, और ये ग्लोटिस क्या करता है, एयर को ही सिर्फ आगे यहाँ जाने देता है, और इसी के यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो फूड हम लोग खाते हैं वो फूड को इधर जाने से रोकती है, वो सीधा यहाँ जाए, ठीक है। और जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि बोलते बोलते हमें खांसी आ जाती है, या हम बात करते करते खाते खाते बोलने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं, तो हमारा जो खाना है वो अटक जाता है। वो कहाँ अटकता है, इस एपिग्लोटिस और ग्लोटिस में अटकता है। फूड पाइप और वाइन पाइप इकट्ठी हो जाती है, मतलब वो हवा तो नहीं तो जाना ही जाना है, उसका काम है, तो फूड भी वहां पे जाके ब्लॉक कर देता है उसको, जिससे हमें वापस वॉमिट हो जाती है या फिर कफ आने लग जाती है। तो ये जो हमारी केविटीज है, ग्लोटिस और एपिग्लोटिस, वो साइड में है, और हमारा एक ही मेन वे है यहाँ जाने का, जिसको वाइंड पाइप ओसियोफेगस भी बोलते हैं। और ये आगे जाके यहाँ पर इसकी एक लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। यहाँ ट्रैकिया जो है, अब एयर्स यहाँ पर जाएगी और यहाँ से पास होके यहाँ वो 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी। जब वो 2 पोर्शन में डिवाइड होगी तो 2 पोर्शन को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई बोलेंगे। ये हमारी 2 ब्रोंकाई है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ब्रोंकाई, मतलब ये 2 में डिवाइड होगी, और ये 2 आगे फिर कहाँ जाएंगी, लंग्स में, क्योंकि ह्यूमन का पढ़ रहे हैं, ह्यूमन के पास क्या है, स्पेशल ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए, दैट इज अ लंग्स। तो ये लंग्स में आगे चली जाएगी। लंग्स क्या है, हमारा स्पंजी है, और इसमें रिच सप्लाई होती है ब्लड की, क्योंकि रेस्पिरेशन करना है। अगर हमें रेस्पिरेशन में सप्लाई ही नहीं मिलेगी अच्छे से ब्लड की, तो हम रेस्पायर नहीं कर पाएंगे। और प्लस ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है यहाँ पर, मतलब ऑक्सीजन रिलेटेड ब्लड होगा यहाँ पर, जहाँ पे फुल्ली ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, बट वो
रास्ता साइड्स में से निकाल के अपना कुछ कम अमाउंट में होगी। फिर हमारे 2 लंग्स हैं जो हमारी बहुत हेल्प करते हैं रेस्पिरेशंस में। अब जो ये ब्रोंकाई यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हुई है वो आगे जाकर, यहाँ तो आपको 2 ही दिख रहे हैं, अब आगे इसमें भी सेम ऐसे होगा, लेफ्ट वाले में और राइट वाले में। ये राइट में आगे यही वाला पोर्शन ट्यूब आगे जाके और ज्यादा डिवाइड हो जाएगी। जब ये और ज्यादा डिवाइड होती है तो उसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। हर एक ब्रोंकियोल्स में एक ऐसी सर्कुलर सी स्ट्रक्चर्स होगी जिसको क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई या एल्वोली, जो भी आपको सही लगे, और एल्वियोलस भी बोलते हैं इसको। और ये क्या करते हैं, जो हमारा मेन साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की वो क्या है, ये एल्वियोलाई है। जो मेन साइट है रेस्पिरेशंस की वो क्या है, एल्वियोलाई है और एल्वियोलस है। और हमारा जो सबसे ज्यादा और जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशंस में, दैट इज अ डायाफ्राम। जब हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो डायाफ्राम इनके साथ मिलके हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, साथ में रिब्स और रिब्स केजेस भी मिल जाते हैं। तो ये हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस था ह्यूमन बीइंग्स का, कि किस किस तरह से ऑर्गन्स हमारी हेल्प करती हैं। मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम ब्रीदिंग का, कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है एक्चुअल में। तो 2 चीजें होती हैं हमारे साथ, एक होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन। ये ब्रीदिंग में ही आपको लिखना है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में ही। इनहेलेशन में क्या होगा, जैसे आपको पता है इन का मतलब ऑक्सीजन जो है वो इनटू द बॉडी, द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीजन गोज इनटू द बॉडी, मतलब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगी। और एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड आउट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से बाहर आ जाएगी। दूसरा, अब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के साथ क्या होगा, तो जो हमारी मसल्स हैं, पहली बात तो जो मसल्स हैं, किसकी मसल्स, रिब्स की मसल्स, उसमें चेंजेस आता है और डायफ्राम में चेंज आता है। जो मसल्स है रिब्स की वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। और कैसी हो जाएंगी, एंड मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करेंगी, एंड आउटवर्ड, और बाहर की तरफ मूव करेंगी, जिससे जो हमारी चेस्ट है, जब हम ऐसे करते हैं तो हमारी चेस्ट क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है। तो चेस्ट हमारी कैसे हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, ताकि उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो फुली भर जाए, वो फिल हो जाए फुली उसके अंदर। और साथ के साथ जो हमारा डायफ्राम है वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दोनों चीजें हमारी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, आपको ये ध्यान रखना है। इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये भी क्या चला जाएगा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ऐसे करते हैं हम सांस लेते तो अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगा। और जब हम एक्सहेल करेंगे, मतलब ऑक्सीजन को हम बाहर रिमूव कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें हमारी रिलैक्स हो जाएंगी। मतलब जो हमारी मसल्स हैं, मसल्स जो है हमारी रिब की, वो रिलैक्स होंगी, रिलैक्स एंड बैक टू देयर पोजीशन, बैक टू नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल चली जाएंगी वो। और जो डायफ्राम है वो भी रिलैक्स हो जाएगा, डायफ्राम है वो भी रिलैक्स हो जाएगा और अपनी वापस पोजीशंस पे जाएगा। और हम नॉर्मली जैसे एक्सहेल करते हैं इस तरह से एक्सहेल करेंगे तो हमारा, आप ये चीज अपनी बॉडी पे करके भी देख सकते हो कि किस तरह से हमारी बॉडी इनहेल और एक्सहेल करती है। बस आपको एक चीज याद रखनी है, इनहेल अगर आपको लर्न हो गया तो एक्सहेल इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें दोनों चीजें कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और इनमें दोनों चीजें रिलैक्स हो रही हैं। दैट्स इट, नॉट वेरी टफ। तो ये हमारा मैकेनिज्म था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ब्रीदिंग रेट क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है ब्रीदिंग रेट। मतलब ये वो रेट है कि मतलब हम 1 मिनट में कितना ब्रीदिंग करते हैं। इट इज अ रेट in which a person breathe in 1 minute। मतलब 1 मिनट में वो कितना ब्रीथ कर सकता है,
वो इसका ब्रीदिंग रेट होगा। और जो हमारा ब्रीदिंग रेट होता है वो 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स होता है। 1 मिनट में हम लोग इतना ब्रीथ कर सकते हैं। नॉर्मली 12 भी हो सकता है किसी किसी का, 13, 14, 15, 16, बट 16 से ऊपर नहीं जाएगा। बट यहाँ पर एक चीज रिमेंबर रखो, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ भी अपनी बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये रेट इंक्रीज हो जाता है। ये रेट इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेज, और कितना हो जाता है 40 टाइम्स, डिपेंड ऑन योर एक्टिविटीज। 40 टाइम्स हो जाता है 1 मिनट में। ये रिमेंबर रखने की चीज है। लेकिन नॉर्मली वो इतना ही रहेगा जब आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, नॉर्मली चल रहे हो, बैठ रहे हो, अपनी एक्टिविटीज कर रहे हो। लेकिन आप कुछ भी एक्टिविटीज करते हो, एक्सरसाइज करते हो, साइकिलिंग करते हो, वॉकिंग कर रहे हो, और आप जंपिंग कर रहे हो, कुछ भी अपनी बॉडी से रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये टाइम बढ़कर 40 टाइम्स हो जाएगा पर मिनट। और इसी वजह से फिर हमारी ऑक्सीजन की पावर्स भी कम हो जाती है, और कई बार इसी से रिलेटेड हमें मसल्स क्रैम्प्स भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं, जिसको हमने सेलुलर रेस्पिरेशंस बोला, उसमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, तो उससे हमें फिर मसल्स क्रैम्प्स भी आते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ओके, तो ये मेरा ब्रीदिंग रेट था। सो ओके स्टूडेंट्स, दिस इज माय वीडियोज रिलेटेड टू रेस्पिरेशंस, बट इट इज नॉट एंड। Hope you understand these topics, and this is a basic topics related to respirations. So if you have any queries, please comment in my comment sections, and please like, share and subscribe my video. Thank you so much.